नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और देखिए, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि काम थोड़ा सा मेरा बढ़ गया था। और मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आगे चल के संविधान है, आगे चल के साइंस है, तो इन सब के वीडियो थोड़े लंबे बनेंगे। तो इकोनॉमिक्स जल्दी ख़त्म होना चाहिए था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक क्लास और लगेगा इकोनॉमिक्स में, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। आज जो है ये लूसेंट जो है, लूसेंट में 135 से 145 पेज जो है हमने ख़त्म किया लूसेंट का। 135 से 145 पेज। अब केवल 158 पेज तक इकोनॉमिक्स है, जिसको हम अगले क्लास में ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना, लेकिन जो भी है महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दें। छोटे वीडियो हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। ज़्यादा पढ़ने में आप लोगों ने 1-1 घंटा 1.5 घंटे के वीडियो को देखा है, समझा है, नोट्स बनाया है, तो ये तो खैर। और इसके लिए अगर आपके 2-3 नंबर छूट जाएँ और एग्ज़ाम में 2-3 नंबरों के लिए ही आपका रिजल्ट अगर गड़बड़ा जाए, तो आप लोग क्या सोचेंगे, कितना पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसलिए कुछ भी छोड़िए नहीं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। कोई आपको कहता है कि इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं आते उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। पढ़ने में कोई कुछ नहीं जाता। कितना टाइम लगता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सीधे देख के निकल लेते हैं। तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लूसेंट जो है सीरीज़ चल रहा है, सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें दोस्तों में। तो अब देखिए, ये जो है मैंने यहाँ लिखा था डे 14 लूसेंट 125 से 135, नोट था 111 से 114, 3 पेज में। वैसे ही डे 15 में लूसेंट का 135 से 45, नोट से 115 से 18। चलिए चलते हैं 115 नंबर पेज में। देखिए कितना कुछ हमने पढ़ लिया है अभी तक। 118 पेज के नोट्स भी बन गए हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं डे 15 पे। डे 15 में देखिए हमने लिखा है, हेडिंग दिया है डे 15। डे 15 में देखिए गरीबी। गरीबी क्या है, इससे आप बहुत ही चिर परिचित होंगे। शायद ही कोई लोग होंगे जो अच्छे घर से होंगे, संपन्न होंगे, जिनको गरीबी से कोई वास्ता नहीं होगा। और जिन लोगों को गरीबी से कोई वास्ता नहीं होगा, वो लोग मेरी क्लास पर ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे। वो लोग कहीं जाके दिल्ली वगैरह में पढ़ रहे होंगे, ये विदेशों में पढ़ रहे होंगे। उनको क्या मतलब है इन सब चीज़ों से। तो गरीबी का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। फिर भी भारत में गरीबी का एक इतिहास है। गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाए, किसको कहा जाए गरीब और किसको कहा जाए अमीर, तो इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। चलिए जानते हैं, प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, गरीबी को 2 भाग में बांटा गया है। गरीबी को 2 तरह की गरीबी होती है। एक होती है सापेक्ष गरीबी, एक होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब कि आय की विषमता। जैसे कि मेरी आय अगर 5,000 है और आपकी आय 50,000 है, तो गरीब कौन हुआ, मैं गरीब हुआ। जिसकी आय कम है वो गरीब हुआ, लेकिन उसकी एक सीमा है, एक निर्धारित आय फिक्स की गई है कि इतने से कम आपकी होगी तो आप गरीब माने जाएंगे। तो ये आय के आधार पे जो गरीबी होती है वो होती है सापेक्ष गरीबी, सामने दिखती है। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है कि देखिए, पोषक आवश्यकता तथा अनिवार्यता के आधार पर, देखिए आप कितना पोषक तत्व, कैसा खाना खाते हैं, कैसा आपका रहन सहन है, कैसी आपकी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को कहाँ तक आप पूरी करते हैं, वो उस चीज़ को आधार बना के जो गरीबी तय की जाती है उसको निरपेक्ष गरीबी। मतलब अगर आपके पास 5 करोड़ की संपत्ति है और आपको पोषक तत्व भी नहीं मिल रहा है, आपका कुपोषण हो रहा है, तो आप गरीब हैं इस हिसाब से। तो समझ गए सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। अच्छा, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा एक निश्चित मापदंड बना दी गई है, एक लिमिट बना दिया गया है कि इससे नीचे वाले को गरीब कहते हैं। तो एक निश्चित मापदंड जिसके नीचे लोग क्या कहे जाते हैं, गरीब कहे जाते हैं, यही गरीबी रेखा है। आगे जानेंगे इसके बारे में। निर्धनता की माप सर्वप्रथम आर वाइड ने की थी। किसने की थी? आर वाइड। आर वाइड उस समय FAO के निदेशक थे। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, कृषि खाद्य एवं कृषि संस्था, इसके महानिदेशक थे आर वाइड। 1945 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गरीबी की माप को निकाला था या उसकी कल्पना की थी। भारत में निर्धनता, देखिए भारत में जो है सबसे पहले जो है निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया गया इसका, यानी पोषण आहार है ना, उनकी पोषण आहार, जीने का तरीका, अपनी आवश्यकता को किस प्रकार पूरी करते हैं, कितनी तक पूरी करते हैं, उन सबको, बहुत सारी चीज़ों को आधार बनाया गया। तो पोषक तत्व देखिए, गरीब किसको बोला गया, ग्रामीण क्षेत्र किसको बोला गया, कहा गया ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम जो खाना लेता है, मतलब खाने में अगर 2400 कैलोरी बता दूं ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब जितना अच्छा खाना लेते हैं आप फैट वाला, उतना ज़्यादा आपको ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम अगर कोई लेता है तो वो गरीब है।
तो मैंने बताया ना कि यही है गरीबी रेखा। ग्रामीण क्षेत्र में 2400, शहरी क्षेत्र में 2100। वर्तमान गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कौन करती है? नीति आयोग। नीति आयोग मैंने बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये प्रधानमंत्री से अध्यक्ष होते हैं। यही संस्था जो है तय करती है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। विश्व स्तर पर जो है अगर $1.25 है, ये क्या है? डॉलर। विश्व स्तर पर $1.25, ये मैंने यूएसडी मैंने लिखना मैं यहाँ भूल गया हूँ, यूएसडी। तो यहाँ पे देखिए ये डॉलर है। $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर खर्च नहीं कर पाता है तो वो निर्धन है। $1.25 मतलब कितना हो गया? अभी से लगभग 100 रुपये। 100 रुपये उससे थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम ही हुआ, 95 रुपये। अगर डेली अगर फैमिली पर अगर 95 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? गरीबी स्तर से नीचे है। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास जानते हैं सब, कैसे कैसे ये आवाज़ उठा। एक पुस्तक आपका होगा, इन्होंने कल्पना की थी आरवाइड ने। एक पुस्तक देखिए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था पावर्ड एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने क्या कहा था? गरीबी के मापन को जी द्वारा बताया था कि लोग गरीब क्यों हो रहे हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने निकाला था। लोग गरीब हो रहे हैं तो उसका मापन उन्होंने जी द्वारा किया, जी से गरीब होता है। उसके बाद एक समिति आई, लक्कड़वाला समिति, 1989 में इसका गठन हुआ। इसने क्या किया भाई? मैंने इसका जिक्र क्यों किया? बहुत सारी समितियाँ आई हैं लेकिन मैंने कुछ मुख्य समितियों का ही जिक्र किया है। लक्कड़वाला समिति 1989 में इसका गठन हुआ। उसने क्या किया? 1993 में प्रत्येक राज्य हेतु गरीब तथा शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग सूचकांक जारी किए। उन्होंने बताया कि कितने गरीब है, कितने अमीर है। पहली बार ये सूचकांक किसने जारी किया था? लक्कड़वाला समिति ने 1989 में, इसलिए मैंने लिखा है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया इन्होंने निर्धारण रेखा किस आधार पर किया? तो जो कृषक समूह थे या श्रमिक समूह थे, मजदूर या किसान, उनके लिए एक अलग सूचकांक बनाया। और शहरी क्षेत्र में किनके लिए? औद्योगिक श्रमिक जो उद्योगों में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, उनके लिए अलग सूचकांक निकाला। अब आई तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये पूरा नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। ये किस आधार पर? देखिए इसका आधार बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। कैसे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वस्थ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर उन्होंने जीवन निर्वाह के सूचकांक को, गरीबी के सूचकांक को निर्धारित किया। जीवन निर्वाह को आधार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, कहने का मतलब प्रति व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है उसको भी उन्होंने पहली बार बनाया। तो देखिए तेंदुलकर समिति ने कुछ अच्छा काम किया था। तेंदुलकर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो ये ऐसे नाम याद रखिए, तेंदुलकर समिति से पूरा नाम सुरेश तेंदुलकर समिति है। आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों पे। देखिए प्रश्न आप लोग को कभी कभी ये दिक्कत होता होगा कि कैसे प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न है ना। ये सब चीज़ों की बाध्यता होती है कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो जान लीजिए जो अभी चलन में है वो सब इंपॉर्टेंट है। जो चलन में पहले से, देखिए बैंक की स्थापना हुई तो बीच में जितना बैंक हुआ वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला बैंक, अंतिम बैंक और कोई ऐसा बैंक जिसने कोई नई नीति लागू की हो तो वो बैंक, इस तरह से जो है आप लोग ये पता लगा सकते हैं कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सी रंगराजन समिति, देखिए सी रंगराजन समिति ये जो है अखिल भारतीय स्तर पर, देखिए पहली बार जो है ना उन्होंने अखिल भारतीय यानी पूरे भारत के स्तर पर, है ना, पूरे देश स्तर पर जो है गरीबी रेखा को परिभाषित किया। किसने किया? सबसे पहले सी रंगराजन समिति ने। एक अन्नपूर्णा योजना, कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो मोदी सरकार में बहुत सारी योजनाएं आई थी, कुछ योजनाएं हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट योजना। अब अन्नपूर्णा योजना कब आई थी? 2000 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, गांधी जी जयंती पे। अब प्रारंभ जो है गाजियाबाद का सिखोड़ा ग्राम से हुआ था अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ। उद्देश्य क्या था? अत्यंत निर्धन वृद्धों हेतु रोटी। उसके बाद अंत्योदय योजना 77-78 में आई थी। इंदिरा आवास 85-86 में। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैंने लिखा है नेशनल, यहाँ मैंने रूरल छोड़ा था, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नरेगा। तो NA से नेशनल, R से रूरल, E से एम्प्लॉयमेंट, G से गारंटी, A से एक्ट। फुल फॉर्म राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में आया था ये, और इसका नाम जो है मनरेगा रख दिया गया था 2009 में, यानी महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया था। मनरेगा, महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया था 2009 में। इसमें
इसकी पूरी नीति के जो निर्माता थे वो, इनका नाम था ज्याद्रेंज। ये बेल्जियम अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही कहा था कि इस तरह की योजना आनी चाहिए। इसमें क्या होता है अभी जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 773 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 1400 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनरेगा में कितनी राशि दी जाती है मंथली, तो 1400 रुपये प्रति महीना। अच्छा, जनधन खाता। जनधन खाता जो है, जनधन खाता आप लोग जानते होंगे, बहुत लोगों का खुला भी होगा। 15-15 लाख रुपए मिलने वाले थे उसमें शायद। तो जनधन खाता, मैंने खाता लिख दिया है, इसको खाता बना लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंप्लेन करें सर आप खाता की जगह खाते लिख देते हो। तो जनधन खाता धारक को 1 लाख बीमा प्लस 30,000 सामान्य मृत्यु बीमा मिलता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई थी। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 9 मई 2015 को, दोनों साथ आई थी। क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? इसमें क्या होता है, 330 रुपया वार्षिक देने पर, अगर आप पूरे साल में 330 रुपया देते हैं तो 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग इसमें करवा सकते हैं। 2 लाख तक का बीमा मिलता है। उसके बाद विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम, ये क्या होता है, तो मध्याहार मतलब मिड डे मील। मिड डे मील जो है 15 अगस्त 1995 को इसकी घोषणा हुई थी और उसी समय से लागू हुआ था। लेकिन ये प्राइमरी स्तर पे नहीं था, मतलब प्राइमरी जो स्कूल थे 1 से 7 तक, 1 से 7 तक, 1 से 6 तक, उनमें नहीं था। उनमें 2007 में जाके हुआ है, यानी लगभग 12 साल के बाद। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को आया था। अब देखिए इसी के अंडर में होती है आशा। आशा तो आप लोग जानते होंगे, आशा मैडम कौन होती हैं? आशा मैडम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। लेकिन जानिए इसके बारे में, आशा मैडम का फुल फॉर्म होता है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आप ऐसे तौर के पढ़िए, AC को अलग कर दीजिए, क्रेडिटेड अलग कर दीजिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, ये आशा का फुल फॉर्म होता है। आशा का फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप फिर घूम जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, प्रति 1000 लोगों पे एक आशा रखी जाती है, प्रति 1000 लोगों पे एक आशा रखी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र क्या है? देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग जानते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जानते, और इसी सबसे प्रश्न आते हैं, खासकर तब जब आप राज्य स्तर की तैयारी कर रहे हों। 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। उद्देश्य क्या होता है कि 300 दिन का पूरक पोषाहार उन्हें मिले और साथ में शिक्षा भी मिले, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। आंगनबाड़ी किससे जुड़ी है? तो आंगनबाड़ी जो है ICDS से जुड़ी है, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, इससे जुड़ी हुई है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका नाम है, और ICDS से जुड़ी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है। आंगनबाड़ी इसी से जुड़ी हुई है। उसके बाद डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2014 को। किसान रेल योजना, कृषि उड़ान, देखिए किसान रेल योजना, किसान के लिए रेल चली, अब किसान तो भाई रेल में चढ़ गया, उड़ने लगा, तो कृषि उड़ान, कृषि को नई उड़ान मिली, और कृषि को नई उड़ान मिली तब लोगों में विवाद छिड़ गया, ऐसे याद रखिए। तो किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को, कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को, और विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी। लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये किसान से अलग है, कृषि से अलग है। विवाद से विश्वास हाल में ही आई है, ये कर का था कि भाई बाद में आप कर नहीं चुकाएगा, विवाद होगा, इससे अच्छा विश्वास से जो है अपनी मर्जी से कर दे दीजिए। तो विवाद से विश्वास ये कर से संबंधित था, ये भी 1 फरवरी 2020 को है। तीनों योजना आप ऐसे दिन याद रख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020 को हाल में ही आया है, आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, गोल क्या है? गोल GOAL, वो गोल फुटबॉल वाला नहीं है। गोल का मतलब होता है गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स, मतलब समझ सकते हैं। अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, पहले तो जान लीजिए 15 मई 2020 को ये आया था। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम आया था। जो लाइन लीडर्स हैं, लाइन एज लीडर्स हैं, मतलब 18 से 25 के जो यंग एज के लोग हैं, उनको जो है, उनको युवा कहा गया, लीडर्स कहा गया, उनको सशक्त बनाने की योजना आई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आप में से अगर किसी के यहाँ किसी ने अपनी बेटी के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना खोली होगी तो जान लीजिए उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उसकी लाइन जो है, टैगलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। जी हाँ, इसमें क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता में क्या होता है, 10 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए खाता खोला जाता है, और 1000 से 1.5 लाख वार्षिक आप उसमें जमा कर सकते हैं। उस पर शायद मेरे ख्याल से 9.5% का ब्याज मिलता है।
अब आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सब आप लोग जानते होंगे लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा जान लीजिए कुछ अच्छी चीज़ें इनके बारे में। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी। गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार थे उनमें महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया। गिव इट अप मतलब जानते हैं, अब छोड़िए, आप छोड़ दीजिए। देखिए गिव इट अप का मतलब ये होता है, मतलब जो सब्सिडी के पैसे लोग छोड़ते थे ना, उसी सब्सिडी के पैसे से जो है इन लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये किसके द्वारा है? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जाता है? समन्वित किया जाता है, चलाया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी? अप्रैल 2015 में। इसमें क्या था? तो युवा शिक्षित जो हैं तथा प्रशिक्षित उद्यमियों हेतु, जो युवा हैं अगर वो शिक्षित एवं प्रशिक्षित हैं, उद्यमी रोजगार करना चाहते हैं तो उनको लोन की सुविधा दी जाती थी। प्रधानमंत्री वित्त व्यवस्था का शीर्ष क्या है? RBI है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मैंने बोल दिया। भारतीय वित्त व्यवस्था, जो पूरी वित्त व्यवस्था देखता है, शीर्ष पे कौन है? RBI, ये सभी कुछ चलाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी 5 करोड़ की पूंजी के साथ। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर मतलब वो गवर्नर मत समझिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख। संस्तुति जो है हिल्टन यंग आयोग के संस्तुति पर जो है ये शुरू हुआ था बैंक। लेखा वर्ष जानिए, कभी कभी बहुत सारे लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च जोड़ डाल देते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है। RBI का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। निजीकरण, अब देखिए कुछ चीज़ें समझिए, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारे डाउट दूर होंगे। निजीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? विनिवेश का मतलब क्या होता है? निजीकरण मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र आप लोग समझते हैं जहाँ लोगों की सीधे भागीदारी है, मतलब पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र समझिए। अगर उसमें क्या होता है? पूंजी तथा प्रबंधन, मतलब जो कैपिटल लगना है, जो पूंजी लगना है और उसका पूरा मैनेजमेंट, वो दोनों किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। लीजिए आप संभालिए, थोड़ा सा या पूरा दे दिया जाता है, वही निजीकरण है सीधे शब्दों में। उदारीकरण क्या है? ये निजीकरण से भी खतरनाक है। सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त कर दिया जाता है, मतलब उस पर हटा ही लिया जाता है, कंप्लीटली बेच दिया जाता है। उसके बाद वैश्वीकरण में क्या होता है? अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, यही वैश्वीकरण है। विनिवेश क्या है? सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम किया जाता है, मतलब सब वही है। आगे देखते हैं बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। तो पहला व्यापारिक बैंक था GBI, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। 1786, मतलब समझ सकते हैं ये लगभग अंग्रेजों के काल में ही खुला था, यूरोपीय बैंक था। तो भारतीय द्वारा प्रथम बैंक कब खोला गया? प्रथम कमर्शियल बैंक 1881 में। अब इसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में सबसे पहला भारतीय बैंक था, लेकिन ये भारतीय द्वारा प्रबंधन किया जाता था, पूर्ण रूप से नहीं था। पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था PNB, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में। बहुत सबसे पुराना बैंक है ये, पूर्ण रूप से भारतीयों का। 1921 में स्थापना हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, और राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जुलाई 1955 को, और ये बन गया SBI। जो आप लोग SBI देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो SBI की विज्ञापन पंक्ति क्या है? कभी कभी प्रश्न आता है बैंकिंग वगैरह से संबंधित या अकाउंट से संबंधित प्रश्न, या कभी कभी जनरल एग्जामिनेशन में भी आता है। तो इसका है विथ यू ऑल द वे, हम हर रास्ते आपके साथ है, विथ यू ऑल द वे। SBI की विज्ञापन पंक्ति, एडवर्टाइजमेंट लाइन है। मुख्यालय कहाँ है SBI का? मुंबई में। सार्वजनिक बैंक का मतलब क्या होता है? ऐसा बैंक जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक हो। जी हाँ, 51% से अधिक हो, यानी सरकार की जो शेयर, सरकार का शेयर है अगर आधा से ज़्यादा है तो वो सार्वजनिक बैंक है। बैंकिंग लोकपाल योजना लोकपाल क्यों आता है? कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो उसकी शिकायत करने के लिए, हिसाब किताब पूछने के लिए लोकपाल योजना आई थी। अन्ना जी इसी के लिए बैठे हुए थे हड़ताल पे। तो शिकायत हेतु आता है बैंक से संबंध। स्थापना हुई थी इसकी 14 जून 1995 को। 10 से अधिक वाणिज्यिक शाखाओं वाली बैंकों हेतु स्वतंत्र लोकपाल की व्यवस्था है, यानी ऐसी बैंक जिसका 10 से अधिक शाखा है, कमर्शियल शाखा, उनमें जो है इस तरह की सुविधा दी गई है। ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। किसान क्रेडिट कार्ड KCC कब आया था? 1998 में। और IDB
है ना। इंडियन डेवलपमेंट बैंक ये आया था 1 फरवरी 1964 को। अब थोड़ा बैंक संबंधित शब्दावली जान लीजिए, अब बहुत काम देता है आपकी जानकारी के लिए, और कभी कभी प्रश्न में बैंक से रिलेटेड प्रश्न में आते ही आते हैं। बैंक दर क्या है, सबसे पहले जानिए बैंक दर। देखिए दो तरह के होते हैं, एक बैंक दर होता है, एक जमा दर होता है। बैंक दर होता है सामान्य ब्याज दर पर अगर रिजर्व बैंक लंबे समय के लिए किसी बैंक को, मान लीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई को 5,000 करोड़ रुपए दे रही है रिजर्व बैंक, तो इस सामान्य दर पर देगी, ले लो हमको इंटरेस्ट देते रहो जब तक मन हो, जब तक इंटरेस्ट देते रहो। कहने का मतलब कि बैंक दर जो है सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक जो है जो लोन देती है दूसरे बैंकों को, वही बैंक दर होता है। रेपो दर क्या होता है, तो रेपो दर में क्या होता है, जो कुछ कमर्शियल बैंक होती है वो कुछ थोड़े समय के लिए नगद ले लेते हैं बैंकों से, और उसके लिए जो दर चुकाते हैं, जो इंटरेस्ट रेट चुकाते हैं, उसको रेपो रेट बोला जाता है। बचत बैंक दर क्या है, तो ग्राहकों को छोटी जमा पूंजी पर, जी हाँ छोटी जमा पूंजी पर बैंक द्वारा दिया जाने वाला दर है। बचत बैंक दर मतलब सेविंग अकाउंट खाते में जो दिया जाता है वही जो है बचत बैंक दर है। जमा दर सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट पे जो बैंक ग्राहकों को इंटरेस्ट देती है वो जमा दर कहा जाता है। तो ये सब याद रखें। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना हुई थी 1956 में। अब भारत में पत्र मुद्रा यानी कागज की मुद्रा थोड़ा सा देखेंगे इस पर। 1947 में पहली बार महात्मा गांधी की फोटो वाली 500 रुपये के पत्र मुद्रा आए। कब आए, 1987 में। उसके बाद 96 में क्या हुआ, सभी नोटों पर जो है महात्मा गांधी की फोटो आने लगी। आज तक अभी भी चल रही है। कब से चालू हुई थी, 1996 से सारे नोटों पे। पहली बार कब हुई थी, पहली बार जो है हुई थी 1987 में। 1987 में यहाँ देखिए 1987 में 500 के नोट पे शुरू हुआ था। अच्छा, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, ये बार बार प्रश्न आता है, केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट जो है उसमें कितनी भाषाओं में लिखा रहता है, 17 भाषा। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, कभी देखिएगा नोट में जितने नोट आते हैं 500 के नोट उठा के देखिएगा 17 को भाषा उस पर लिखा रहता है। वर्तमान में ये जो सिंबल है आर, ये आर लिखा रहता है ना, ऐसे करके रख काटा हुआ रहता है। ये किसने निकाला था, उदय कुमार ने, IIT मुंबई के छात्र थे ये। अच्छा, मंगलयान अंतरिक्ष में ये कौन सी नोट पे होता है, 2000 के नोट पे। प्रश्न पूछेगा कि मंगलयान अंतरिक्ष में कौन सी नोट पे होता है, 100, 200, 500, 1000। आप लोग कितने लोगों 200 मार देते, जी नहीं, 2000 के नोट पर रहता है। मंगलयान इतना सस्ते में थोड़ी पहुंच जाओगे। नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। और 10, 50, 100, 500 रुपये का नोट जो छापा जाता है वो नासिक में छपाई होता है। नासिक में नासिके रोड, नाम है नासिक रोड, वहाँ पे ये करेंसी नोट प्रेस के नाम से ये प्रेस फेमस है। तो देखिए कितने आसान तरीके से और कम शब्दों में हमने कुछ सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को, आप लूसेंट उठाएंगे आपको इकोनॉमिक्स में पता ही नहीं चलेगा कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं। तो इसे ज़रूर पढ़ें, और अगला मैं जल्द ही लाऊंगा, जल्द ही मैं लिखना शुरू कर दूंगा। देखिए मैंने शुरू अभी किया नहीं, जल्द ही मैं ख़त्म करूंगा। स्पेक्ट्रम इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। जल्द ही हम लोग जो है संविधान स्टार्ट करेंगे, एक क्लास के बाद, इसके बाद एक और इकोनॉमिक्स का आएगा, उसके बाद हम लोग संविधान स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।